हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम कवर करने वाले हैं जॉन डन का द कैनोनाइजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो पहले हम इनके बर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है। लाइफ एंड वर्क्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद सीधे हम चलेंगे समरी पिक के पोयम के समरी पे। तो यहाँ पे देखिए, जॉन डन वॉज द सन ऑफ आयरन मर्चेंट। He was born in London in 1572. His mother was Elizabeth, the daughter of John Haywood and the grandniece of Sir Thomas More. His parents were Roman Catholics who were disliked by Protestant Christians. When Dunn was only 4, his father died. तो यहाँ पे जो जॉन डन है वो एक लोहे के व्यापारी के पुत्र हैं और उनका जो जन्म हुआ है लंदन में 1572 में हुआ है। उनकी माँ जो है एलिज़ाबेथ थी, जो जॉन हेवुड की पुत्री थी और थॉमस मोर की बड़ी भतीजी थी। उसके माता पिता रोमन कैथोलिक थे जिनको प्रोटेस्टेंट ईसाई नापसंद करते थे, यानी हेट करते थे। और जब डॉन 4 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हिज एजुकेशन एंड बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी मैं नहीं करना चाहता। वीडियो को पॉज करिए और सभी कुछ आप एक बार अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। अपनी नोट्स लेके बैठिए साथ में, और जो भी आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट लगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप नोट करते चलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिज एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे जितना है वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से यहाँ तक एक बार रीड करिए। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट अभी के लिए ले लीजिए ताकि आप बाद में अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद हिज यूथ एंड लव मैरिज, इसको मैं हिंदी में भी आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए परेशान मत होना कि इंग्लिश में ही है। समझने के लिए आपको हिंदी में पूरा कुछ मैं दिखाऊंगा। सभी समरी, क्वेश्चन एंड आंसर जितना भी चीज़ें रहेंगी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना रहे। हार्ड टाइम ऑफ हिज लाइफ, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलेंगे जहाँ पे लिखा है हिज रिलीजियस एंड प्योर लाइफ, लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी में भी वही चीज़ें हैं जो देखिए लाइफ एंड वर्क, एक हिंदी में आप भी देखेंगे। पहले आपने इंग्लिश में देखा, अब यहाँ पे आप हिंदी में देखेंगे। हिंदी के लिए भी आप सेम करिए, वीडियो को पॉज करिए और हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोट्स बनाइए। मैं ये कहूँगा आपसे कि स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी खुद से एक PDF बना लो, ताकि आपको जब भी आप दोबारा इसको पढ़ना चाहें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। तो यहाँ सभी कुछ आपको दिखा दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके जीवन का कठिन समय, जो कि इंग्लिश में भी आपने देखा और यहाँ हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरी हेडिंग चालू होती है, उसका धार्मिक पवित्र जीवन, उसके जीवन के अंतिम वर्ष कैसे बीते, क्या था, सभी कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल गया। तो आई होप कि लाइफ एंड वर्क के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब चलते हैं जो पोएम की समरी है उस पर हम सीधे चलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं यहाँ की समरी क्या है। तो समरी पे चलते हैं हम। तो समरी देखेंगे, द पोइट एड्रेसेस एन इनविंसिबल मैन एंड आस्क हिम टू लेट हिम लव हिज बिलव्ड एंड नॉट टू क्रिएट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज लव मेकिंग। ही फर्दर आस्क हिम नॉट टू रिमाइंड हिम ऑफ हिज ग्रोविंग एज एंड वीकनेस। द इनविंसिबल मैन may do whatever he likes for his worldly success, but he the poet would like। तो देखिए यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं, कवि किसी इनविंसिबल यानी अदृश्य व्यक्ति से, जो एक इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करके अपना किसी से वो बात कर रहे हैं, इमेजिनेशन में बात करना जिसे आप कह सकते हो। तो वो कहते हैं कि कवि जो कहता है वो किसी इनविंसिबल मैन से कहता है कि उसे वो अपनी प्रेमिका से प्यार करने दे, उसमें कोई भी बाधा वह ना डाले और साथ ही साथ वह उसको याद ये ना दिलाएं कि वह बूढ़ा हो रहा है और वो कमज़ोर हो रहा है, तो इस बारे में उसको वो ना बताएं। हिम नॉट डिस्टर्ब हिम वाइल ही इज़ मेकिंग लव टू हिज मिस्ट्रेस, देयर विल नॉट फॉल एनी डिज़ास्टर ऑफ एनी वन। तो समरी में ओवरऑल आपको बताता हूँ। तो यहाँ से वो कहते हैं कि वह अपने सम्मान तथा सफलता के लिए जो भी चाहे रास्ता चुने, लेकिन वह उसे अपनी प्रेमिका से प्यार करने दे, उसमें कोई व्यवधान न डाले। वह उस अदृश्य व्यक्ति को यह भी स्मरण कराता है कि उसके अपनी प्रेमिका को प्रेम करने से किसी पर कोई आपदा नहीं आएगी और ना ही उसका प्रेम किसी को हानि पहुंचाएगा। उन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति अटूट है तथा ये दोनों ही प्रेम के साथ साथ जीने एवं मरने के लिए दृढ़ हैं।
उनकी स्थिति पतंगे और मोमबत्ती के समान है जो व्यंग अपने प्रेम में मरने को तैयार हैं। यदि वह प्रेम में एक साथ जी नहीं सकते तो प्रेम में मर तो सकते हैं। मृत्यु उपरांत उनको प्रेम का संत कहा जाएगा तथा संसार उनके प्रेम को सदैव याद रखेगा। तो ये थी पोयम की समरी, और यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकोगे जो भी अभी मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया। उसके बाद चलते हैं एक्सप्लेनेशन, जो कि आपका कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें रहता ये है कि किसी भी पोयम से उठा के आपको 4 या 6 लाइन दे दी जाएगी। मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपको आ गया, एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आ गया, ये जो लाइन्स हैं ये क्वेश्चन आ गए आपके एग्ज़ाम में। अब आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना रहेगा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी व्याख्या इसकी कैसे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए द ओपनिंग स्टेंजा, जो कि जहाँ से पोयम लिया गया है उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे रेफरेंस में। द ओपनिंग स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैनोनाइजेशन पेन्ड बाय जॉन डन। और ये जो आप देख रहे हो वो पोयम की एक्चुअल लाइन्स हैं, ठीक है। तो पोयम की एक्चुअल लाइन्स आपको आपके बुक में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको पार्ट वाइज सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप सीधे देखिए, जहाँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आंसर देने रहते हैं जो कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले होते हैं। एक क्वेश्चन जो रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है, और ऐसे 3 क्वेश्चन आपको आंसर देने रहते हैं एग्ज़ाम में। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 3 आंसर आपको देना रहेगा। सिलेबस वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप सिलेबस पहले ज़रूर देख लीजिएगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कैसा क्या कुछ है। रेफरेंस जो कि जहाँ से लिया गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री डन द फाउंड, मेटाफिजिकल पोएट थे। तो आगे उसका भी आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है, वीडियो को बस एंड तक देखोगे तो इस चैप्टर से जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं सभी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप वीडियो को स्किप कर देख रहे हो तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आधा अधूरा आप समझ पाओगे। जो बता रहा हूँ उसको पूरा देखो, कहाँ से क्या आता है सभी कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो एग्ज़ाम टाइम में आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से देखो। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे। पैराडोइंग द इनोवेशन ऑफ क्रिश्चियंस सेंटहुड एंड रिगार्डिंग द वर्ल्डली लव, थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग्स मैंने लिखी है जो कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आपको इंग्लिश पूरी देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। तो आंसर आपको इंग्लिश में ही देना रहेगा, तो इंग्लिश में इसको अच्छे से पढ़ो आप। हिंदी में भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपनी नोटबुक में आप ये पूरा लिखते रहो। तो यहाँ पे देखिए नोट द इम्प्लोरेशन इन द नेम ऑफ, तो यहाँ पे हिंदी में व्याख्या देखिए। ये जो अभी आपने यहाँ से देखा एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में यहाँ पे भी देखो। ईश्वर के नाम पर मैं आपकी मिन्नतें करता हूँ। तो देखिए आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से पढ़िए, क्योंकि बहुत पेजेस हैं, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। बेटर ये रहेगा कि वीडियो पॉज करो और अपनी नोट बनाते जाओ, और स्क्रीनशॉट जहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अपना लेते रहो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा पे चलेंगे जो कि है एलास एलास हु इंजर्ड बाय माई लव व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज राउंड। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन दिस पैसेज द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द हार्मलेसनेस ऑफ हिज लव विच नाइदर इंजर्स एनीवन। जो वो कहता है ना कि मेरे प्यार करने से किसी को कोई इंजरी या किसी को कोई दुख नहीं पहुँचेगा, तो वो बेसिकली वही लाइन्स हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखोगे। एक्सप्लेनेशन आप एक बार वीडियो को पॉज करो और सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोटबुक में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में भी आपको पूरा व्याख्या देखने को मिल जा रहा है। इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में समझो, अगर हिंदी में भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो मत देखो ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वाले में हम देखेंगे। थर्ड वाला जो है कॉल्स उसको कहाँ से लिखेंगे, कैसा इसका रहेगा, तो ये भी देखिए। तो अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं कॉल अस व्हाट यू विल वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्स्ट पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे द स्टैंजा एग्जिबिट्स अ चेंज इन द टर्न ऑफ द लवर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे रिजॉल्विंग द रिनाउंस द वर्ल्ड दैट सेंट ऑफ लव द पोएट थिंग्स इट मीनिंगलेस। तो हिंदी में व्याख्या सीधे देखेंगे जो कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना रहेगा। तो इंग्लिश वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। तो व्याख्या जो है यहाँ पे आप देखो, दुनिया हमें उतना ही महत्वहीन समझ सकती है जितनी मक्खियाँ, अथवा एक दूसरे के इर्द गिर्द मंडराती हुई 2 मक्खियाँ, अथवा
मोमबत्तियाँ जो स्वयं की कीमत पर स्वयं को नष्ट करती हैं, स्वयं की कीमत पर स्वयं को नष्ट करना, यानी मोमबत्ती का काम क्या है, रोशनी देना, जलना। तो जब वो जलती हैं तो उनकी लाइफ जो है वो कम होती रहती है, वो पिघलती रहती हैं। तो इसी तरीके से पूरा समरी हिंदी में भी है, हिंदी में भी आप पॉज करके वीडियो देख लो। उसके बाद फोर्थ स्टेंजा देखेंगे, वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव। तो जो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, तो बेसिकली वो यही लाइन है। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, बिगिनिंग अ नोट ऑफ टेंडरनेस, दिस स्टेंजा culminates at the point of canonization। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, टेंडरली प्रेजेंटिंग द पैराडॉक्स। तो वीडियो को पॉज करो, फिर से एक स्क्रीनशॉट लो या फिर अपनी नोटबुक में लिखो। उसके बाद सीधे हम चलते हैं समरी पे। यदि हम प्रेम करेंगे तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी, और यदि हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। वाह क्या बात है। यह एक रस्साकसी का खेल है, मध्य में हमारे असली जीवन के जो प्रेम में निहित हैं तथा कुटिल दुनिया के पर हम दुनिया को एवं सांसारिक जीवन को बलिदान कर देंगे। बेसिकली ये मेरा फेवरेट पोयम है कैनोनाइजेशन पूरी पोइट्री में। तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो। उसके बाद फिफ्थ स्टेंजा पे चलेंगे, जो कि है एंथर्स इन्वोकस यू होम रिवर्ड लव। देखिए यार, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि जल्दी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सको। अदरवाइज़ देखो कितना बड़ा है, आप खुद समझ सकते हो, बहुत टाइम लगेगा उसको कराने में। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि किस लिए इतना फास्ट कराया जा रहा है। वीडियो को आप पॉज करो। देखिए पोएम आपके बुक में होगी और कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे क्या आता है एग्ज़ाम में और कैसे आंसर राइटिंग करनी होगी। बेसिकली जितने भी हो फर्स्ट ईयर में, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ जैसा ये प्रोवाइड मैं आपको करा रहा हूँ। कोई टीचर यूनिवर्सिटी में आपको ये प्रोवाइड करा दे तो आप ज़रूर बताइएगा। कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हियर इन द पोएट टेल्स अस डेट व्हेन द लवर्स आर कैनोनाइज्ड एंड बिकम सेंट्स पीपल शैल इन्वोक। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो हिंदी में सीधे एक्सप्लेनेशन देते हैं, इंग्लिश में मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद हिंदी वाले पे भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे है हिंदी का, ईसाई ऋषित्व की नकल जारी है और नारो आगे नकल किया हुआ आह्वान विस्तृत रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी में मेरा मुंह बोलते बोलते दर्द करने लगा है अब थोड़ा बहुत, तो इसको और थोड़ा फास्ट करते हैं। सीधे अब लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दो तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर अगर फुल एग्जाम्स होते हैं तो पहला पूछेगा, डिस्क्राइब डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल पोइट के बारे में आपको बताना होगा कि डन एक कैसे डिस्क्राइब करिए कि डन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। तो यहाँ पे आपको छोटी सी हेडिंग देनी होगी, जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिख रहा है, उसको नोट करिए और सेम टू सेम लर्न करिए। पोएम अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर जो है आपको एग्ज़ाम में जो रहता है 300+ वर्ड्स में इंग्लिश के देना रहता है। 300 वर्ड्स की अगर हम बात करें, एक पेज में अगर आपकी अच्छी खासी राइटिंग है तो लगभग 80 से 90 वर्ड्स से ज़्यादा आप नहीं लिख पाओगे, अगर थोड़ा सा भी बड़ा आपका हैंड राइटिंग है तो। उसके बाद बात करें तो 4 पेज मोस्टली आपको मान के चलो 4 पेज का आंसर आपको यहाँ पे लिखते लिखते हो जाएगा। अगर आप 300 वर्ड्स में प्रॉपरली आंसर दे रहे हो तो 4 पेज से ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा आंसर कितने पेज में आ जाएगा, उसके बाद आप भी इसको लर्न करिए। उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट इंटेंट्स जो भी हैं, जितनी भी चीज़ें, ये जो चीज़ें डार्क करके लिखी हुई हैं, जो थोड़ा बोल्ड आपको दिख रहा होगा, इन पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। इन्हीं को लिखने पे आपके नंबर इम्प्रूव होंगे। उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट लार्जली स्पीक थ्रू इमेजेस, तो उनकी जो इमेजिनेशन है उसके सहारे से जो भी बोलते थे वो सब यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये था पूरा आंसर, डिस्क्राइब डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट। उसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन जो है, गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज करके दिया है 1 2 3 4, तो सभी कुछ आपको दिख रहा है अच्छे से। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर अपने से आप नोट्स बनाओ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही छोटा था क्योंकि मेटाफिजिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, तो यहाँ पे थर्ड वाला देखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कैनोनाइजेशन। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या देंगे,
गुणदोष। इंट्रोडक्शन पहले आप देंगे, ठीक है। द कैनोनाइजेशन कंटेन्स द फैक्चुअल प्रूफ ऑफ इट्स डेटिंग इन द रूइंड फॉर्च्यून ऑफ द पोइट। उसके बाद यहाँ पे देंगे इट्स फैसिनेटिंग ओपनिंग। उसके बाद और नीचे हम चलें तो पहले इसको देख लीजिए आप अच्छे से। उसके बाद द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम क्या थी। नॉन्स लव फॉर एनी मोर कॉन्स्टिट्यूट्स द थीम ऑफ द पोएम कैनोनाइजेशन। ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद नीचे हम चलते हैं, जो भी वहाँ पे आपको पोइट स्टैंजा थे उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसा यहाँ पे दिया है आप उसको अगर एज इट इज़ ऐसा लिख के आते हो तो आपके नंबर ऑब्वियसली 100% इम्प्रूव होंगे। उसके बाद इट मेटाफिजिकल क्वालिटीज़, उनकी मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ क्या हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मेटाफिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में दिया है। उसके बाद फंक्शनल रिदम, फंक्शनल रिदम के बारे में भी यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक दिया है, उसको भी आप अच्छे से लिखो या फिर कैसे भी करके आपको याद तो करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। डिक्शन एंड वर्सिफिकेशन, और उसके बाद एट द एंड कंक्लूजन क्या रहता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन करके आपके एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ सेड टू हैव यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, नेम सम ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स। तो ड्राइडन, यहाँ पे ड्राइडन के बारे में दिया गया। ड्राइडन इज सपोज टू हैव इन्वेंटेड द टर्म मेटाफिजिकल फॉर अ ग्रुप ऑफ पोइट्स बिलोंगिंग टू अर्ली और मिड 17th सेंचुरी। तो ये है आंसर इसका पूरा, आप देख लो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, जो कि आपने पहले ही लिख लिया है या फिर देख लिया है। तो इसको अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द डिस्क्राइब इन ब्रीफ व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मेटाफिजिकल पोइट्री, आपने क्या समझा मेटाफिजिकल पोइट्री से, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है आपका जो जॉन डन का द कैनोनाइजेशन पोएम है। आई होप कि सभी कुछ कंटेंट आपको इस चैप्टर के रिगार्ड मिल गया होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे छूटा है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, साथ में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर भी आपने देखा, साथ ही साथ इनके लाइफ और वर्क के बारे में भी आपने जाना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।